Although there is a bewildering diversity of living organisms, the chemical composition and metabolic reaction appear to be remarkably similar. आप देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। माइक्रोब्स आप देख सकते हैं कि सिंगल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया होता है, फिर फंजाई होता है ना। फिर आप देखिए जो है ग्रीन प्लांट्स की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें सबसे पहले जो है वो एल्गी मिलते हैं, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और फिर हायर प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग, जिसमें कि डाइकॉट और मोनोकॉट टाइप हमें भी देखने को मिलते हैं। ये प्लांट्स की बात हो गई। अब इसी तरीके से एनिमल्स को आप देखना शुरू करिए, पोरीफेरा, है ना, निडेरिया, फिर प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, जो है आपका अर्थवर्म का फाइलम, है ना। फिर उसके बाद और भी जितने भी फाइलम्स आप आगे जाइए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म में बढ़ती जाती है। लेकिन उसमें केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कुछ आपको सिमिलर ही दिखाई देगा। उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होंगे ना वो सिमिलर ही दिखाएंगे। और इसलिए ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है वो सिमिलर है ना। वैसे देखने से कितने ऑर्गेनिज्म अलग रखते हैं, लेकिन आप देखिए क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, प्लांट में ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है, प्लांट में क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। यही तो हमारे सेल में भी होता है। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, वहां पे भी यही चीज हो रही होती है। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन अगर आप बेसिक चीज पर अगर आप जाकर देखें तो उनके केमिकल कंपोजिशन में आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देगी, उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से ही दिखाई देंगे। ठीक है, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एंड नॉन लिविंग मैटर अपीयर ऑल्सो बिट सिमिलर व्हेन दे एनालाइज क्वालिटेटिवली, है ना। तो अगर आप केमिकल कंपोजिशंस लिविंग टिश्यू और नॉन लिविंग में भी देखिए तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी देखिए कितनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में। पहले तो हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करें, फिर लिविंग में प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस करें। ठीक है, माइक्रोब्स में देखिए उसमें भी कितने तरह के माइक्रोब्स आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कितने लेवल पे जो है वो आपको डिफरेंस मिलता है ना। लेकिन फिर भी जो बेसिक चीजें हैं वो सभी सेल में सेम है। हम जो सेल की बात क्यों करें, हम लिविंग और नॉन लिविंग की भी बात करें, उसमें भी आपको बहुत सारे एलिमेंटल कंपोजिशन जो होंगे वो सेम दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लिविंग सेल्स जो बने हुए हैं, सेल्स ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, ये कभी कैसे बने हैं, ये जो एलिमेंट्स थे नॉन लिविंग में इन्हीं से तो ये बने हैं, है ना। अगर आप इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। चलिए आगे मूव करते हैं। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon, hydrogen, and oxygen is higher in living system when compared to the inanimate matter, है ना। अब हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम क्लोज एग्जामिनेशन करें, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिविंग सिस्टम में, है ना, और इसको कंपेयर करें इन एनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग मैटर से, तो हमें काफी डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, सो द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। वाटर जो है H2O, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एलिमेंट हैं। अगर मैं चार किसी एलिमेंट का नाम लूं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चार जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं, और इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। 4 की अगर हम बात करें, अगर हम 6 की बात करें तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस फिर आगे जुड़ जाता है। So there are thousands of small molecular weight, more than 1000 डाल्टन बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो इसमें बहुत सारे मॉलिकुलर वेट्स के और जो है वो आपके बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि 1000 डाल्टन तक भी हो सकते हैं। ये एक यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स को मेजर करने का। अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, शुगर्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड नाइट्रोजनस बेसेस, है ना, प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स,
एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 5 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये आर सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको देखिए मोनोसेक्राइड मिलता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपको डाइसेक्राइड मिलता है, माल्टोज, सुक्रोज, है ना, फैटी एसिड्स भी आपको मिलते हैं, ग्लिसरॉल्स मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनते हैं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कई बार। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपके 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ओके, एंड फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है। सो ये तीनों जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। और यही जो है वो यूनिट है डीएनए स्ट्रक्चर बनाने के लिए या आरएनए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। सो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, जिसमें कि हमारे 2 ग्रुप बनते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनको हमें बाहर से डाइट के फॉर्म में लेना जरूरी है, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं कि भाई हमारी बॉडी अपने आप उसको बना सकती है ना। सो ये 20 इनकी जो है वो 2 कैटेगराइजेशन आप अमीनो एसिड्स में कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, वही शुगर और फॉस्फेट के साथ जुड़कर 5 अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बना सकता है। Fats and oils and glycerides in which the fatty acids are esterified are glycerols। तो ये glycerols जो होते हैं वो आपके जो है वो फैट्स और ग्लिसराइड्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स कंटेन इन एडिशन अ फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। हमारे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं ना, वो देखिए ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, एक तो हमारा लिपिड है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाता है, ठीक है, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बनते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच हो रहा है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारे पास 3 तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका सेल्यूलोज आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, ये पॉलीसेकेराइड्स है। लिपिड बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन सेपरेट इन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन। ये लिपिड जो है वो है मेम्ब्रेन से थोड़ा सेपरेट होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं कि लिपिड, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में सेपरेट हो सकते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स, और जो हमारे बड़े बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे, है ना। प्रोटीन्स जो होते हैं देखिए अमीनो एसिड से बनते हैं, तो इनमें प्रोटीन जो बनती है उसमें अमीनो एसिड की रिपीटिशन हो रही है, लेकिन अमीनो एसिड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सो ये हेट्रोपॉलीमर है, एक प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में अगर आप सेल्यूलोज की बात करें तो ये भी एक पॉलीमर ही है, ठीक है, ग्लूकोज उसमें अटैच्ड होते हैं। चलिए ये जो हो गया हमारा, अब इसके बाद है दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक विच आर डिफरेंट। ये जो है ना एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, और प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये देखिए यहां पर ये पॉइंट आ गया, प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, ये 2 तरह के हमारे न्यूक्लिक एसिड है, आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे हमारे पास, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, because 5 different types of nitrogenous bases are there. So biomacromolecules have hierarchy of structure, primary, secondary, tertiary and quaternary। अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के केस में आपको ये हायरार्की देखने को मिलती है, प्राइमरी कन्फर्मेशन, सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्शरी कन्फर्मेशन एंड क्वाटर्नरी कन्फर्मेशन, राइट। सो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। ये कन्फर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है और फिक्स्ड है, तभी एक फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो ये ओरिएंटेशन से ये अटैच होते हैं
स्पेसिफिक, और तभी ये फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको देखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ER एंड गोल्जी बॉडी आर प्लेस नियर टू ईच अदर। यस, करेक्ट, दोनों बहुत नजदीक होते हैं। और गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास ही पाई जाती है, ठीक है, और ER भी वहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है। ये इनका जो है वो साइट है, ये कहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी अगर बहुत दूर हो जाएगा तो ER से निकलकर वेसाइकल उसको इतनी दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए गोल्जी बॉडी ER के बहुत नजदीक होती है। सुखमन ने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। दो बॉन्ड है हमारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और जो है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगी, आपको यहां पे देखना है। ए जो है हमारा ग्लिसरॉल है, ट्रिप्सिन, बी सेल्यूलोज लेसिथिन, सी इनोलिन इंसुलिन, और डी जो है काइटिन और कोलेस्टेरॉल। तो देखिए पहले क्या लिखा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, और जो है पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। तो ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है और ये जो है हमारा ग्लिसरॉल है। सेल्यूलोज और लेसिथीन, लेसिथीन भी एक प्रोटीन है, सेल्यूलोज जो है वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इनोलिन एंड इंसुलिन, और काइटिन एंड कोलेस्टेरॉल। सो कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी बताया है, सेल्यूलोज एंड पेप्टाइड। सेल्यूलोज करेक्ट आंसर है इसका, इनोलिन इंसुलिन, ठीक है। सो सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, यस, इनोलिन एंड इंसुलिन। तो देखिए इनोलिन इज अ मिक्सचर ऑफ लीनियर फ्रक्टोज पॉलीमर्स विथ डिफरेंट चेन लेंथ ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एट ईच C2N adjacent to the fructose unit and are linked through the glycosidic bond। तो आप देखिए यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है ना। और इनोलिन दैट इज यूज्ड फॉर द मेडिसिन इन मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड बाय सोकिंग चिकोरी रूट्स इन हॉट वाटर, है ना, ये इसका मेडिसिनल यूज भी है। अब इंसुलिन की बात कर रहे हैं, इंसुलिन इज अ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड एंड एक्ट एज अ हार्मोन। ये प्रोटीन है लेकिन हार्मोन की तरह काम कर रहा है ना। एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। कोई बताएगा पेनक्रियाज को और भी क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिससे कि प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है, यानी कि एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होती है और हार्मोन की भी सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। सो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। तो इंसुलिन हार्मोन जो कि पेप्टाइड नेचर है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर, है ना, फंक्शनल ग्रुप जो कि शुगर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब शुगर के केस में ये दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोक्सिल एंड मेथिल, बी कार्बोनिल एंड मेथिल, सी कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, डी कार्बोनिल एंड फॉस्फेट। तो शुगर अगर है तो उसमें कौन से दो जो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से दो ग्रुप हैं, कौन बताएगा। देखिए मेथिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH और मेथिल ग्रुप मतलब CH3, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप एंड मेथिल ग्रुप, कार्बोनिल मतलब जो होता है हमारा जैसे एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप है, CHO, है ना, और C डबल बॉन्ड O वाला जो है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो OH है। तो जो भी शुगर होगी ना, आप देखोगे तो आपको इसमें ये दोनों ग्रुप और ये ग्रुप आपको जरूर देखने को मिलेगा,
है ना। सो देखा जाए कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगा, है ना। सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल करेक्ट आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन है शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है एंड दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स, है ना, विच मीन्स दे आर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट स्ट्रक्चर। यस, सुखमन ने, विश्वजीत ने, नहीं, सुखमन ने और रुपिंदर ने इसका करेक्ट आंसर बताया है, ठीक है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन जिसको कार्बोनिल ग्रुप हम बोल रहे हैं, है ना, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका OH है। सो ये दोनों ग्रुप जो है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामाचंद्रन प्लॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, ये नीट 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। सो रामाचंद्रन प्लॉट जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, DNA के लिए, RNA के लिए, प्रोटीन के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, है ना। ये प्लॉट C12H2211 शुगर, यस। चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा कंसंट्रेट करिए, देखिए क्या है ये रामाचंद्रन प्लॉट, आपने पहले कभी सुना है। रामाचंद्रन प्लॉट जो है ना ये बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था कि ओरिएंटेशन जो है वो प्रोटीन का आपको कैसे कैसे मिलता है ना। आपको जो है वो अल्फा स्ट्रक्चर, है ना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर मिलता है, और कोलेजन में आपको ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी मिलता है। सो ये चीजें जो है ना ये किससे निकल कर आई थी, ये रामाचंद्रन प्लॉट ने जो दिया था उससे निकल कर आई थी। तो आपको पता है कि ये अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट और कोलेजन जो है ट्रिपल हेलिक्स, ये किसके केस में देखने को मिलता है, ये हमें प्रोटीन के केस में देखने को मिलता है। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है रामाचंद्रन प्लॉट। सो सी प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। और अ रामाचंद्रन प्लॉट इज अ वे टू विजुअलाइज एनर्जेटिकली अलाउड रीजन्स फॉर द बैकबोन ऑफ डाइहेड्रल एंगल्स y अगेंस्ट एंड ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो ये प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना उसके बैकबोन का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है और उसकी एनर्जी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता था। एंड इट इज यूज टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेन चीज इसलिए बनाया गया था ये कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए, है ना, द कंफर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द एटम्स। सो ये है हमारा रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड। अब देखते हैं हम ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी कोवेलेंट बॉन्ड और ऑप्शन डी डाइसल्फाइड ब्रिज। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में तो ये पूरा इसका इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है ना, और वहां पर जो है वो दोनों को ज्वाइन करने के लिए, दोनों सब यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए जो है ना पॉलीपेप्टाइड्स को, सब यूनिट यानी पॉलीपेप्टाइड्स, उनको ज्वाइन करने के लिए बॉन्ड भी दिखा रखा है। अगर आपने ध्यान, इसीलिए मैंने एक दिन कहा भी था आप लोगों से कि डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड, लेकिन डायग्राम में वो चीज मेंशन एनसीईआरटी में की हुई है। इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखिए। टेबल से रिलेटेड बहुत सारे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, और टेक्स्ट तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है डाइसल्फाइड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। सो अब ये देखिए डाइसल्फाइड ब्रिज, इसका डी करेक्ट आंसर है। और इंसुलिन इज अ हार्मोन कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ईच चेन इज कंपोज्ड ऑफ a specific sequence of amino acid residues connected by the peptide bond. In humans,
चेन A has 21 amino acid, chain B has 30 amino acid, ठीक है, and post translational modification the result in the connection of these two chains by disulfide bridges। तो दोनों में C वाले को अलग कर दिया जाता है और A और B को ज्वाइन कर दिया जाता है किसकी हेल्प से, डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से, ऐसे है ना। ये फिगर आपको याद होगा, ऐसे कुछ था फिगर, A और B सब यूनिट, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को एंड करूंगा यहां पे, ठीक है। बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चंस रोज सॉल्व करिए चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। जितने सेशंस यहां पर हो रहे हैं उनको एक्टिवली अटेंड करिए, पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उससे रिलेटेड जो है आप अपने जो चैप्टर्स को दोबारा पढ़िए, रिवाइज करिए, और हमारे साइट पे जो इनके ना जो क्वेश्चंस और भी हैं, आपके टेस्ट जो इनके चल रहे हैं, आप उसको जरूर सॉल्व करिए। और जो भी डाउट्स हैं, हमारे डाउट सेशन भी ओपन है, तो आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर जाकर अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।